हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं सुधीर जैन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, आप सबका इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। हमने हमारे पिछला जो वेल्डिंग से रिलेटेड ई लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि वेल्डिंग में लोड की कैलकुलेशंस किस तरीके से है, यदि लैप जॉइंट है तो वहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेशंस होगी, सिंगल फिलेट जॉइंट है वहाँ पर कैसे कैलकुलेशंस है, डबल है या हम कहें कि पैरेलल फिलेट जॉइंट है। ये सारे के सारे लैप जॉइंट के हमारे केसेस थे, इनके बारे में हमने बात की थी। साथ के साथ हमने बट जॉइंट के भी जो वेल्डिंग से रिलेटेड केसेस थे उसके बारे में भी हमने बात की थी। अब हम आज इस नए ई लेक्चर में वेल्डिंग के स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर किसी प्लेट पर सर्कुलर रॉड को, सिलेंड्रिकल पीस को वेल्डेड किया गया है, उसके ऊपर कभी टॉर्क लग रहा है, कभी उस पर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, या कभी एक प्लेट पर दूसरी प्लेट को टी या एंगल के आकार में जोड़ा गया है। तो इस तरीके के जो हमारे केसेस होते हैं इनको हमने स्पेशल केसेस नाम दिया है। और इसके अलावा भी आगे इसी सीरीज में वेल्डिंग के स्पेशल केसेस में हम बात करेंगे इसेंट्रिकली लोडेड वेल्डेड जॉइंट्स के बारे में भी। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं वेल्डिंग स्पेशल केसेस के बारे में। तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो केस है वो है केस 1, सर्कुलर फिलेट वेल्ड सब्जेक्टेड टू टॉर्शन। तो यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिखाया गया है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक फ्लैट प्लेट है, उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल रॉड है, उसको हमने वेल्डिंग किया है। तो जब ये इस तरीके की वेल्डिंग की जाती है तो यहाँ पर फिलेट जॉइंट बनता है, और फिलेट जॉइंट का जो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है वो हमने यहाँ पर आपको नीचे दिखाया है। साथ के साथ में जो टी थ्रॉट थिकनेस है वो भी दिखाया है, और लेग और साइज ऑफ द वेल्ड एच को भी हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। तो हम यहाँ पर अब ये मानकर आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जो सर्कुलर रॉड है इसको आपने इस फ्लैट प्लेट के ऊपर वेल्ड कर दिया है, और वेल्ड करने के बाद इस जो सिलेंड्रिकल रॉड है इसके दूसरे एंड के ऊपर टॉर्क टी लगाया है, डी इस रॉड का डायमीटर है, आर इस रॉड की रेडियस है। तो जब सिलेंड्रिकल रॉड है, टॉर्क लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमारे शियर स्ट्रेस पिक्चर में आएगी। तो जब शियर स्ट्रेस पिक्चर में आती है और टॉर्क लग रहा होता है तो हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है शियर स्ट्रेस के लिए वो कौन सा है स्टूडेंट्स, जो बेसिक हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से लिया हुआ है, वो क्या है, टॉ डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू टी अपॉन जे, जहाँ पर जे क्या हो जाता है हमारा स्टूडेंट्स, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अब ये रॉड का या सिलेंड्रिकल रॉड का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये किसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये इनर्शिया है हमारा वेल्ड सेक्शन का। तो ये वेल्ड सेक्शन का जो इनर्शिया है उसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे डेटा आपको मेंशन करके दिखाए हुए हैं। साथ के साथ में कहाँ से शुरुआत की है कि हमने कहा है कंसिडर ए सर्कुलर रॉड वेल्डेड टू ए रिजिड प्लेट बाय ए फिलेट वेल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल हो गई बेसिक बात। अब इसमें हम आगे बढ़े तो हमने सबसे शुरुआत में बात की पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो इस सेक्शन का जो ट्रायंगुलर सेक्शन है जिसकी कोई लेंथ है, तो इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, पाई टी डी क्यूब अपॉन 4। ये यहाँ पर हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं इसके किसी भी, हमने डायरेक्टली स्टैंडर्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है। और ये जो ई लेक्चर जब आप खत्म होगा तो वहाँ पर हमने 2 टेबल के माध्यम से इन सारे के सारे जितने भी तरीके के सेक्शंस बन सकते हैं उनके पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेक्शन मॉडुलस के बारे में जानकारी दी है। तो जे कैलकुलेट कर लिया हमने, यहाँ पर मेंशन कर दिया। साथ के साथ में अब शेयर स्ट्रेस का जो फार्मूला हमने बोला टो अपॉन आर इज इक्वल टू टी अपॉन जे, तो ये जो हमारा बन गया शेयर स्ट्रेस, इसको हम रीअरेंज कर दें, और रीअरेंज करके जे की वैल्यू को अगर मैं स्टूडेंट्स सब्सटीट्यूट कर दूं यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाती है टी मल्टीप्लाइड बाई डी बाई 2 और पाई टी डी क्यूब अपॉन 4। वापस से रीअरेंज करें तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी शेयर स्ट्रेस की 2t अपॉन पाई टी डी स्क्वायर। तो ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है शेयर स्ट्रेस वेल्ड मटेरियल। अब स्टूडेंट्स, अब ये शेयर स्ट्रेस
हॉरिजॉन्टल प्लेन में लग रही है। कहाँ पर लग रही है? लेग के साथ में, लेग किसकी? फिलेट वेल्ड की। तो ये शियर स्ट्रेस वहाँ पर उस जगह पर पिक्चर में आ रही है। तो अब आगे बात करें तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो कहाँ पर अकर होगी? जहाँ पर थ्रॉट ऑफ द वेल्ड होगा। तो थ्रॉट ऑफ द वेल्ड जहाँ पर उसका मिनिमम क्रॉस सेक्शन होता है वो कौन सा होता है? 45 डिग्री इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। बाकी वैल्यूज तो उसकी डिस्टेंस की ज़्यादा है, लेंथ की ज़्यादा है। जो 45 डिग्री के ऊपर उसकी वैल्यू है वो वहाँ पर मिनिमम हो जाती है। तो मिनिमम क्रॉस सेक्शन होने के कारण वहाँ पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर हो जाती है। तो उस जगह पर हम थ्रॉट थिकनेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो h को हमने लेग और साइज ऑफ द वेल्ड मान रखा था, और अगर उस ट्रायंगल को मैं कंसिडर करूं और वहां पर साइन की वैल्यू अगर लिखूं तो हमारी थ्रॉट थिकनेस की वैल्यू हो जाती है t इज इक्वल टू एच अपॉन साइन, t इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाइड बाई साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.707 h। अब ये शियर स्ट्रेस कौन सी थी? मैक्सिमम। क्यों थी मैक्सिमम? क्योंकि एरिया हमारा मिनिमाइज्ड हो गया था थ्रॉट के ऊपर, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वैल्यू वो ही रहेगी। अब हम डेटा यहाँ पर जो थ्रॉट थिकनेस के हैं वो सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू 2t अपॉन पाई टी डी स्क्वायर। यहाँ पर हमने t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया तो ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 2.83t अपॉन पाई एच डी स्क्वायर। तो यहाँ से ये एक हमारा फार्मूला बन गया। ये किसके लिए हो गया? जब हमने एक फ्लैट प्लेट के ऊपर एक सिलेंड्रिकल रॉड को फिलेट वेल्ड के द्वारा वेल्ड किया है, साथ में उसके दूसरे एंड के ऊपर क्या किया है हमने? टॉर्क अप्लाई किया है। तो उस केस में हमारा एक ही फार्मूला बन गया स्टूडेंट्स। ये पहला हमारा स्पेशल केस है, ये क्लियर हो गया होगा। केस 2, सर्कुलर फिलेट वेल्ड सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट। सारा का सारा स्ट्रक्चर और कंसिडरेशन उसी तरीके का है। क्या चेंज कर दिया गया है? वो जो टॉर्क लग रहा था वहाँ पर उसकी जगह हमने कह दिया है कि अब बेंडिंग मोमेंट पिक्चर में आ गया है। बेंडिंग मोमेंट का मतलब अब ये सिलेंड्रिकल रॉड है, जैसा डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, डायमीटर उसका फिर से वही d, और लेग और साइज ऑफ द वेल्ड h, थ्रॉट थिकनेस t, और दूसरे एंड पर हमने दिखा दिया है बेंडिंग मोमेंट m। तो बेंडिंग मोमेंट m का मतलब ये हो गया बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर कि कोई इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड लग रहा होगा और इस सिलेंड्रिकल रॉड की कुछ लेंथ होगी, तो m इज इक्वल टू हमारा p मल्टीप्लाइड बाई l बन जाएगा। बेसिकली ये कि कैंटिलीवर की जैसे एक्ट करेगा यहाँ पर। तो ये बेंडिंग मोमेंट लगा दिया हमने यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा हमने बना दिया है डायग्राम और उसका एनालिसिस कर दिया। तो देखो स्टूडेंट, सारे डेटा बिल्कुल उसी तरीके के हैं जैसे हमने पहले माने थे। अब पहले हमने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था, अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं हम। तो उसकी जगह हम डायरेक्ट जेड लिख देते हैं, सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ वेल्ड सेक्शन। तो इसकी वैल्यू पाई टी डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगी? सिग्मा बी इज इक्वल टू एम बाई जेड। तो जेड की वैल्यू हमने लिख ली है ऊपर, सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर, तो ये फार्मूला हमारा बन जाता है बेंडिंग स्ट्रेस का 4m अपॉन पाई टी डी स्क्वायर। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहाँ से। तो फिर से उसी तरीके से अब आपको यहाँ पर वापस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए बात करनी है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा? जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम होगा। फिर से वही बात, थ्रॉट थिकनेस हम कंसिडर करें, वहाँ पर हमारी एरिया का मिनिमाइजेशन है, तो t इसकी वैल्यू h के टर्म्स में आ जाएगी 0.707 h। तो सिग्मा b मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस को यदि मैं कैलकुलेट कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 4m अपॉन पाई इंटू 0.707 h इंटू डी स्क्वायर। रीअरेंज कर दें तो हमारा जो ये फार्मूला है ये चेंज होकर हो जाएगा सिग्मा b मैक्सिमम इज इक्वल टू 5.66 अपॉन पाई h डी स्क्वायर। एग्जाम में 2013 में इसका एक न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, हम देखेंगे आगे। तो वहाँ पर बेसिक हमें क्या करना है? सिग्मा बी भी दिया हुआ है, बाकी सब डेटा दिए हुए, हमें लेग और साइज ऑफ द वेल्ड के बारे में पूछा गया है। केस 3। अब ये केस 3 जैसा हमने शुरुआत में बात की किस तरीके से है, दो प्लेट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर लगाई है। तो केस 3 कंसिडर कर रहे हैं हम लॉन्ग फिलेट वेल्ड सब्जेक्टेड टू टॉर्शन, और यहाँ पर जो बात है वो दूसरी प्लेट के ऊपर सब्जेक्टेड टू
टॉर्क और है जेड एक्सिस के अबाउट। तो ये डायग्राम हमने यहाँ पर बना दिया है। दूसरी जो खास बात है वो क्या है कि जो टी टाइप का जो जॉइंट बनाया है इस पर दोनों साइड में, प्लेट के दोनों साइड में वेल्ड हमने यहाँ पर किया है और वेल्ड की लेंथ को एल बताया है। बेसिकली क्या हो गया, ये हमारी प्लेट की लेंथ हो गई और साइज और लेग ऑफ द वेल्ड को एच से रिप्रेजेंट किया है और वो उसी तरीके से फिर से थ्रॉट थिकनेस को हमने यहाँ पर टी से रिप्रेजेंट किया है। सारे के सारे डेटा उसी तरीके से फिर हमने बताया है कंसिडर ए वर्टिकल प्लेट वेल्डेड टू ए हॉरिजॉन्टल प्लेट। यहाँ नज़र आ रहा होगा पिक्चर से आपको बिल्कुल साफ साफ कि एक वर्टिकल प्लेट को हॉरिजॉन्टल के ऊपर आपने वेल्ड किया है। किससे वेल्ड किया है, टू आइडेंटिकल फिलट वेल्ड्स नज़र आ रहा है चित्र में। साथ के साथ में चित्र में एक चीज़ और नज़र आ रही है, जेड एक्सिस के अबाउट हमने यहाँ पर टॉर्क को लगाया है। फिर से स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखनी होगी हमें कि जैसे ही हम टॉर्क के बारे में बात करेंगे तो दो चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना होगा। एक तो हमारी शेयर स्ट्रेस पिक्चर में आएगी, दूसरी बात कौन सी कि आपको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेल्ड सेक्शन का। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ों को हमने मान रखा है। और जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेल्ड सेक्शन, दो वेल्ड सेक्शन है तो 2 से मल्टीप्लाइड हो गया और इसकी जो वेल्ड सेक्शन का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगा TL³/12। तो यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/6 TL³ बोथ साइड वेल्ड के कारण से ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। क्लियर हो रहा होगा यहाँ से बात, डायग्राम से भी समझ में आ रही होगी, जे की वैल्यू भी हमारे समझ में आ गई होगी। और ये हम बार बार कह रहे हैं कि टी कहाँ पर लगाया है हमने, जेड एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट वो रोटेशन की कोशिश करेगा और ये रोटेशन किसके द्वारा अपोज किया जाएगा, शियरिंग स्ट्रेसेस के द्वारा। वो कहाँ पर डेवलप होगी, बिटवीन 2 फिलेट वेल्ड्स एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेट। तो ये सारी चीज़ों का कंसिडरेशन लेते हुए आगे बढ़े तो शियर स्ट्रेस का फार्मूला हमारा फिर से वही जो हमने पहले लिखा था, τ/r = T/J। तो उसी तरीके से हमने इसको फिर से रीअरेंज किया है, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया है, r की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और j की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने यहाँ पर। तो ये फार्मूला हमारा आ गया शेयर स्ट्रेस का 3T/T × L²। और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ पर अकर होगी, फिर से थ्रॉट पर। थ्रॉट में हम टी की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 0.707H और ये सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए हमारा जो फार्मूला बन जाता है वो बन जाता है 4.242H × L²। तो ये किसके केस में हो गया, जब दो प्लेट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर 2 फिलेट वेल्ड के द्वारा वेल्ड की जाए तो उसके लिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का हमारा ये फार्मूला। जैसे हमने शुरुआत में बात की पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेक्शन मॉडुलस के लिए हमने टेबल के रूप में आपको यहाँ पर डेटा को दिखाया है। तो देखो पीछे अभी हमने TL³/12 लिखा था पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके लिए, रेक्टेंगुलर टाइप का सेक्शन वहाँ पर था और जिस पर S और T ये लगे हुए थे, तो ये TL³/12। तो इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल की जगह ये वर्टिकल हो जाए तो इस तरीके से ये डेटा हमारे इस टेबुलर फॉर्म के अंदर यहाँ पर रिप्रेजेंट्स किए हुए हैं। ये आपको एज इट इज़ याद रखने हैं, इनके कोई डेरिवेशंस की आवश्यकता नहीं होगी। तो जिस भी तरीके का सेक्शन हो उस तरीके के सेक्शन से इस टेबल आप डेटा को डायरेक्टली काम में ले सकते हैं। ये सेक्शन के रूप में भी यहाँ पर दिखाया है, चैनल सेक्शन है, एल सेक्शन है। तो जब इस तरीके के सेक्शन हो तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेक्शन मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से आपको नज़र आ सकती है। सिलेंड्रिकल टाइप का हो जिसमें बीच में से हॉलो हो, तो ये इस तरीके से कंसिडर आपको करना है। अभी हमने जैसे बात की थी कि एक सवाल आया हुआ है 2013 स्पेशल के पेपर में। क्या कह रहा है सवाल, ए सर्कुलर स्टील बार 100 mm डायमीटर, तो डी की वैल्यू आपको दे दी है 100 mm एंड 300 mm लॉन्ग और लेंथ ऑफ द रॉड आपको दे दी है, सिलेंड्रिकल रॉड की लेंथ है 300 mm, इज वेल्डेड परपेंडिकुलरली टू स्टील प्लेट टू फॉर्म ए कैंटिलीवर। कैंटिलीवर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो देखो नज़र आ रहा होगा एक प्लेट के ऊपर सिलेंड्रिकल रॉड लगा दी है जिसका डायमीटर डी है, वेल्ड कर दिया है और उसके फ्री एंड के ऊपर 10 kN का यहाँ पर लोड लगा दिया है। 10 kN का लोड लगा दिया, सिलेंड्रिकल रॉड की लेंथ है, बेसिकली क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो गया, वहाँ पर पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, डिटरमाइन द साइज ऑफ द वेल्ड, यहाँ पर हमने चित्र में रिप्रेजेंट कर दिया है H साइज ऑफ द वेल्ड = क्वेश्चन मार्क। कब बताना है,
जब आपको मैक्सिमम स्ट्रेस इन वेल्ड इज 100 मेगापास्कल या 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको अगर ध्यान हो स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस या मैक्सिमम स्ट्रेस का फार्मूला जब बेंडिंग मोमेंट लग रहा हो या कैंटिलीवर बनकर कोई लोड लग रहा हो एक एंड के ऊपर, क्या था 5.66 m अपॉन पाई h d स्क्वायर, जहाँ पर m क्या है बेंडिंग मोमेंट, उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, कितनी हो जाएगी p मल्टीप्लाइड बाई l। p कितना है स्टूडेंट्स 10 किलो न्यूटन, तो 10 इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाई 300 mm लेंथ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मिलीमीटर। ये तो m की वैल्यू आ गई। और ऊपर हमारे फार्मूले में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो h के फॉर्म में हमने उस सिग्मा b मैक्सिमम के फार्मूले को कन्वर्ट कर लिया है। तो h इज इक्वल टू 5.66 m अपॉन पाई d स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा b मैक्सिमम। तो यहाँ पर सबसे पहले 5.66 इंटू m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, नीचे आ जाएगा पाई d स्क्वायर, d कितना है सिलेंडर का 100 mm, तो d 100 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा b मैक्सिमम। सिग्मा b मैक्सिमम भी कितना है स्टूडेंट्स 100 है। तो ये सारा का सारा डेटा मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ और उससे अगर मैं लैग और साइज ऑफ द वेल्ड को अगर कैलकुलेट करूँ तो इसकी वैल्यू हमारे आ जाती है 5.41 मिलीमीटर। तो ये आपको यहाँ पर बिल्कुल बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। बिल्कुल छोटा सा एक स्टेप का न्यूमेरिकल है और इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के आया करते हैं बोर्ड के पेपर से। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमारे फार्मूलों को हमें मेमोराइज करना है, कौन से केस में किस स्पेशल केस में किस तरीके के फार्मूले एप्लीकेबल होंगे, उसका ध्यान रखते हुए आपको इसे एग्जीक्यूट करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसी सीरीज में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके और दूसरे जो केसेस हैं वो भी कंसिडर करेंगे।